Assalamualaikum, you are watching Gariba Fatma from channel New BS Education. Today we will cover an important topic from our course Cross-Cultural Communicational Skills plus Translational Skills with the course code EWRT 102. Today the topic of our discussion is Cross-Cultural Wisdom. इसमें अगर कल्चरल विजडम को थोड़ा डिफाइन किया जाए, इट इज़ योर वर्ल्ड व्यू क्या है, आपका नुक्ता नज़र, आप जिस पर्सपेक्टिव में, जिस लेंस में आप दुनिया को देखते हैं कि आया दुनिया में जो एक अकायद, बिलीव्स, वैल्यूज़ लोग इस मतलब जिसके तहत चल रहे हैं, आया वो सही हैं या गलत हैं अकॉर्डिंग टू योर कॉन्सेप्ट्स। मतलब जो एक आपका माइंडसेट है, अगर आप उस हिसाब से जब दुनिया को देखते हैं तो असल में आप अपने वर्ल्ड व्यू के हिसाब से दुनिया को देख रहे होते हैं, अपने कल्चरल विजडम की बेस पे आप दुनिया को परख रहे होते हैं। ये आपका कल्चरल विजडम होता है। फिर इसमें अगर मैं टॉपिक वाइज बात करूँ, जैसे सब टॉपिक्स बनाते हैं हम, तो इसमें जो फर्स्ट सब टॉपिक है हमारा, इट इज़ कल्चर। कल्चर का लफ्ज़ जहाँ भी आएगा वहाँ पे ये कभी भी एक इंसान, एक चीज़ की बात नहीं होगी। इट विल ऑलवेज बी एन एक्यूमुलेशन ऑफ पीपल। अब एक्यूमुलेशन ऑफ थिंग्स में अगर हम देखेंगे तो इसमें लोगों के एक सोसाइटी में जितने भी लोग होते हैं, और सोसाइटी कैसे बनती है, थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ जनरेशन्स मिलके एक सोसाइटी को पैदा करते हैं, एक सोसाइटी को बनाते हैं। उसकी तश्कील में बहुत ज़्यादा लोगों का हाथ होता है। तो जब ये इतने सारे लोग मिलके अपने लिए कोई वैल्यूज़, रिचुअल्स, बिलीव्स, अपने आर्टिफैक्ट्स, अपनी सिंबल्स, कॉमन सिंबल्स, अपनी लैंग्वेज सेट करते हैं, तो इस सब के जो एक मिलाप है, इसे हम कल्चर का नाम देते हैं। फिर उसके बाद आती है हमारी सेकंड सब हेडिंग, जो कि है विजडम। सो व्हाट इज़ विजडम? विजडम आपकी अक्ल, आपकी समझ-बूझ, आपका शऊर, इसे हम विजडम कहते हैं। आइडियल कंडक्ट ऑफ लाइफ यानी मिसाली तर्ज ज़िंदगी के लिए आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इट इज़ योर विजडम। विजडम क्या है? कल्चर को बेस बनाते हुए जो हम अपनी कॉम्पिटेंसीज सेट करते हैं। कॉम्पिटेंसीज यानी किसी काम को करने का तरीका, किस हद तक कोई काम, कोई बात, कोई ख्याल अच्छा है या बुरा है, या हमारे जो अकायद अच्छे हैं या बुरे हैं, इस सब को करने के लिए और इनकी इंटेंसिटी सेट करने के लिए जो हमारे पास एक डेफिनेशन है, उसे हम कॉम्पिटेंसी का नाम देते हैं। सो हमारी विजडम हमारी कॉम्पिटेंसी को डिफ़ाइन करती है, हमारी कॉम्पिटेंसी को सेट करता है। तो कल्चर हमें एक बेस प्रोवाइड करता है टू सेट आवर कॉम्पिटेंसीज, एंड कॉम्पिटेंसीज आर मेड विद द हेल्प ऑफ विजडम। सो यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि कल्चर और विजडम को जब हम लोग एक्यूमुलेट करेंगे, एक जगह पे इकट्ठा करेंगे, इंटरकनेक्ट करेंगे, तो इससे एक नया कॉन्सेप्ट सामने आएगा, दैट इज़ द कल्चरल विजडम। कल्चरल विजडम में अब क्या होता है, हम कल्चर को विजडम के पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं, फिर इसी तरह से हम विजडम को कल्चर के पर्सपेक्टिव में रख के देखते हैं। मतलब दोनों को एक दूसरे के लेंस में, एक दूसरे के पर्सपेक्टिव में रख के देखते हैं। इसमें हम जो एक बेसिक स्टेटमेंट देते हैं ड्यूरिंग राइटिंग आवर कल्चरल विजडम सब हेडिंग, दिस इज़ द थर्ड वन। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं विजडम इज़ अ कल्चरली सिचुएटेड कंस्ट्रक्ट। यानी विजडम को बनाने में हमारे कल्चर का एक बहुत ही अहम किरदार है, एक तमीराती किरदार है। लेकिन मेरे ख्याल में विजडम को बनाने में कल्चर का जितना अहम रोल है, उतना ही अहम रोल हमारी विजडम का होता है हमारे कल्चर को बनाने में, और उतना ही अहम रोल हमारे कल्चर का होता है हमारी विजडम की बेस सेट करने में। फिर आ जाते हैं हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ कल्चरल विजडम। कंपोनेंट्स ऑफ कल्चरल विजडम मीन्स के कौन सी चीज़ें हैं जो कि कल्चरल विजडम को बनाने में, उसकी एक बेस सेट करने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक इम्पॉर्टेंट दिस इज़ द, आपको पता होना चाहिए कि जो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, नथिंग इज़ स्टैटिक, एवरीथिंग इज़ डायनामिक। मतलब दुनिया में जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं वो स्टैटिक नहीं हैं, वो डायनामिक हैं। लेमिनार फ्लो की तरह वो एक कंसिडर स्मूथ फ्लो में नहीं चलते जाएंगे, यानी यहाँ पे अनसर्टेनिटी आएगी। दुनिया में कुछ भी वक्त, कोई भी वक्त ऐसा आ सकता है जब हमें नहीं पता होता कि क्या हो सकता है हमारे साथ। किसी भी हमें अगले लम्हे का नहीं पता होता। तो अगर हमारी अकल ये बात मान लेती है, तो आई थिंक दैट वी आर विजडमेटिकली कल्चरल।
यानी हमारे पास कल्चरल विजडम है। फिर इसके बाद आपकी कुछ एथिक्स आती हैं, जैसे जिनमें बेनोवलेंस है, आपकी लोगों के साथ एक ह्यूमिलिटी का आपका एक जज्बा है, आपके अंदर ह्यूमैनिटी का होना है, आपके अंदर एक काइंडनेस है, आपकी अदर वैल्यूज़ हैं, आपको एक मॉरल प्रिंसिपल्स आप सेट करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, आपके कल्चरल विजडम की एक बेस कंस्ट्रक्ट करती हैं। फिर इसमें आती हैं आपकी काइंडनेस, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ। फिर इसी तरह से आपका प्रो सोशल होना भी आपकी कल्चरल विजडम की एक बेस कंस्ट्रक्ट करता है कि आपका कल्चरल विजडम किस जगह पे खड़ा है, इसका रैंक क्या है दूसरे कल्चरल विजडम, दूसरे वर्ल्ड व्यूज़ के साथ। फिर आपके पास एक इनलाइटनमेंट का नज़रिया होना चाहिए, यानी आपको ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, ऑलवेज बी होपफुल, ऑलवेज हैव अ होप, यानी एक उम्मीद होनी चाहिए, एक खुश ख्याली, एक रोशन पहलू हमेशा हर चीज़ में से निकालने का जो एक जज्बा है, एक तरीका है, वो आपके पास होना चाहिए। सो इट विल ऑल्सो बिल्ड योर कल्चरल विजडम। फिर इसी तरह से आपकी इंस्पिरेशंस हैं, आपकी मोटिवेशंस हैं, मतलब जितने भी पॉजिटिव थिंग्स हैं ना, वो अगर आप लोगों के जिसे मतलब आजकल हम पॉजिटिव समझ रहे हैं, उसे हम पॉजिटिव क्यों समझ रहे हैं, वो हमारा कल्चर है, वो हमारा कल्चरल विजडम हमें बता रहा होता है। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो जो चीज़ें हम आजकल इम्पॉर्टेंट समझते हैं अपनी वैल्यूज़, अपने बिलीव्स में, अपने अकायद में, अपनी लैंग्वेज में, अपने सिम्बल्स में, अपने आर्टिफैक्ट्स में, वो चीज़ें हमारे कल्चरल विजडम को कंस्ट्रक्ट कर रही होती हैं। असल में वो हमारे कल्चरल विजडम का हिस्सा होती हैं, इसी वजह से हम उन्हें इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो इस पॉइंट को आप लोग अपने तरीके से जैसे आप चाहें लिख सकते हैं। जो आपके घर में, आपकी सोसाइटी में, आपके ख़ानदान में, आपका एक जो एरिया है, आपकी कम्युनिटी है, उसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट समझी जाती हैं, जैसे आपका प्रो सोशल होना, मतलब आपकी समाज पसंदी, कि आप दूसरों के साथ घुल मिल के रहते हैं, आपकी ह्यूमिलिटी, आपकी हमदर्दी, आपकी बेनोवलेंस, आपके दूसरे इंसानों के साथ जो एक अच्छा रिश्ता है, अच्छा ताल्लुक़ कायम करने की दोस्ताना कोशिश है, मतलब ये सारी चीज़ें जो आपकी सोसाइटी जिन्हें सपोर्ट करती है, वो सारी क्या हैं, वो हमारी कल्चरल विजडम है, वो हमारा कल्चरल विजडम है। सो वी थिंक दीज आर इम्पोर्टेंट। फिर हमारे पास फिफ्थ पॉइंट आता है द प्रॉब्लम ऑफ अडॉप्टिंग आवर वर्ल्ड व्यू। वर्ल्ड व्यू बताते खुद एक बुरी चीज़ नहीं है। वर्ल्ड व्यू है क्या, पहले थोड़ा इसके बारे में मैं आपको गाइड करती हूँ। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब आप कल्चरल विजडम को अडॉप्ट करते हैं, एक सर्टेन पर्सपेक्टिव लेते हैं, एक सर्टेन लेंस यूज़ करते हैं दुनिया को देखने का, तो आप एक केज ऑफ थॉट बनाते हैं। जो ये केज ऑफ थॉट है, जो कि आपको बेसिकली आपका कल्चरल विजडम प्रोवाइड कर रहा है, इट इज़ कॉल्ड योर वर्ल्ड व्यू। वर्ल्ड व्यू को अपनाने के फिर हम देखते हैं कि इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और इसकी फिर अच्छाइयाँ क्या हैं, बेनिफिट्स एंड इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो इसमें बजाते खुद ये बुरा नहीं है। बुरा कहाँ पे बनता है, जब हम इसे रिजिड बना लेते हैं, एक रिजिड केज ऑफ थॉट बनाते हैं। इसमें जब तक आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहा है, जब तक आपको ये आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस दे रहा है, तब तक ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जब तक आप इसे क्वेश्चन करते रहते हैं, फिर अगर ये आपके क्वेश्चंस पे के आंसर्स पे पूरा नहीं उतर रहा है, एक मेयार है आपका, उस पर ये पूरा नहीं उतर रहा आपका जो वर्ल्ड व्यू है, फिर आप इसे रेगुलेट करें, आप इसे चेंज करें। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इसे अडेप्ट करें, आप दूसरों के वर्ल्ड व्यूज़ देखें। अगर आप इसे रेगुलेट करते रहेंगे तो इट विल नेवर बी बैड फॉर यू। बट अगर आप लोग क्या करेंगे कि इसको एक रिजिड केज ऑफ थॉट बना लेंगे, बिल्कुल ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स, जैसे हमने एक वर्ड पढ़ा था, ऑर्थोडॉक्स माइंडेड हो जाएंगे कि जैसा हमारे बड़े करते थे हम भी सेम वैसा ही करेंगे, कोई उसमें चेंजिंग नहीं लाएंगे, तो फिर ये आपके लिए बुरा है। क्योंकि दुनिया तो जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि वो लम्हा ब लम्हा बदल रही है। तो अगर आप अपने अंदर एवोल्यूशन नहीं लाएंगे, अडेप्ट नहीं करेंगे दुनिया के मुकाबले में खुद को, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। आपका वर्ल्ड व्यू आपको एक केज ऑफ थॉट में बंद कर देगा। इट विल नेवर बी गुड फॉर यू देन। अगर आप इसे रेगुलेट कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इसे रेगुलेट नहीं करते, इसे एक रिजिड बना लेते हैं, तो इट इज़ वेरी बैड, वेरी वेरी बैड फॉर यू। फिर जो हमारा एक सब कॉन्टिनेंटल कल्चर है, यानी इनहेल द फ्यूचर, एक्सहेल द पास्ट। अब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन बायोलॉजी के स्टूडेंट्स बेहतर समझ सकते हैं, बट इनहेलेशन और एक्सहेलेशन किस चीज़ में आती है, आपकी ब्रीथिंग में, आपके सांस लेने के प्रोसेस में। आप कोई चीज़
मतलब सांस लेंगे तभी तो आप बाहर लेके आएंगे। सो यहाँ पे जो ज़्यादा एम्फेसिस है, जो ज़्यादा जोर दिया गया है, ताकीद है, ये क्या है, आपके फ्यूचर पे है, यानी प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। और पास्ट को जस्ट आप एक्सेल आउट कर दें। इम्पॉर्टेंट है आपका पास्ट आपके लिए, बट इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसके लिए प्रेजेंट या अपने फ्यूचर को दाव पे लगा दें। सो यहाँ पे एम्फेसिस है फ्यूचर पे रादर देन द पास्ट। मतलब आप प्रेजेंट में रहें और ज़्यादा फ्यूचर पे आपने तवज्जो दें, ये मतलब है इसका। फिर उसके बाद हम डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट जो एक जोग्राफी है या डिफरेंट कल्चरल पर्सपेक्टिव्स में रख के हम अगर डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज़ को, डिफरेंट कल्चरल विजडम्स को हम देखें, तो इसमें एक ईरानियन प्रोवर्ब है कि हु हैज़ एवर सीन टुमारो, यानी कल किसने देखा है। वो लोग फ्यूचर को बिल्कुल भी वो एक देते नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं देते, बल्कि अपने पास्ट में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। दे आर द पास्ट लवर्स, मतलब उनको अपने जो पास्ट में किए गए पोइट्री हैं, आर्ट वर्क्स हैं, उनसे बहुत ज़्यादा दिली लगाव होता है और वो अपने पास्ट में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। फ्यूचर में होते हैं वो, बट दे लिव इन देयर पास्ट एंड डू नॉट एम्फसाइज ऑन देयर फ्यूचर। फिर अगर हम लोग अफ्रीकन कल्चर को देखते हैं, इसमें इनका एक फेमस प्रोवर्ब है जिस पे ये अपनी मतलब लाइफ का ज़्यादातर एक इनकी लाइफ को सम अप करता है, या इनके कल्चरल विजडम को सम अप करने के लिए, वो है फॉर टुमारो बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। यानी आज जो अभी है वो इस पे ज़्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि जो अभी के लम्हों को पा लेता है, जो प्रेजेंट में काम करता है, जो प्रेजेंट में खुश रहता है, वही फ्यूचर में कामयाब है, वही फ्यूचर में भी खुश रहेगा। मतलब वो पास्ट को बिल्कुल निगलेक्ट कर रहे हैं, रादर दे आर एम्फसाइजिंग ऑन देयर प्रेजेंट टू मेक देयर फ्यूचर बेटर एंड बेस्ट। सो ये अफ्रीकन कल्चर था। फिर इसी तरह से मज़ीद हम जैसे अगर हम जैसे पहले सब कॉन्टिनेंटल कल्चर की बात कर चुके हैं, उसमें क्या है कि इनहेल द फ्यूचर एक्सहेल द पास्ट, मतलब फ्यूचर के लिए मेहनत करो इन द प्रेजेंट और पास्ट को एक्सहेल करते जाओ। इम्पोर्टेंस आपके पास्ट की भी है, बट मोर एम्फेसिस इज़ ऑन योर फ्यूचर, योर प्रेजेंट। अच्छा, ये जो प्रोवर्ब्स हैं मैं ये साइड पे लिख दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, ताकि आप लोग नोट डाउन करना चाहें या कहीं कोट करना चाहें तो आप कर लें। और इसके लिए मैं आपको नीचे ज़्यादा से डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दूँगी, सो यू कैन चेक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। फिर इसके बाद डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट कल्चरल विजडम्स के डिफरेंट हमारे पास एक तोहफे आते हैं, डिफरेंट हमारे पास उनकी हाइलाइट्स आती हैं। जैसे अगर हम चाइनीज़ कल्चर में या हम जापानीज़ कल्चर में देखें तो उनकी हारमनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। इसी तरह अमेरिकन कल्चर है तो उनकी इंडिविजुअलिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। मतलब अमेरिकन जो हैं वो काम को इंडिविजुअली करने पे ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं रादर देन वर्किंग इन अ ग्रुप, इन अ कम्युनिटी। और जो जापानीज़ और चाइनीज़ हैं वो क्या करते हैं, वो हारमनी पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। मतलब अगर दो लोगों का झगड़ा हो गया तो जो जापानीज़ और जो चाइनीज़ हैं वो क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे कि उनकी सुलह करवा दें, और जो अमेरिकन्स हैं वो उस झगड़े को इस्तेमाल करते हुए क्या करेंगे कि उससे अलहदा ज़्यादा अच्छी तरह से काम लेने की कोशिश करेंगे इन देयर ओन कंट्री, इन अदर कंट्रीज़। सो यहाँ पे फिर इसी तरह से जो ऑस्ट्रेलियन कल्चर है उनकी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा एक मानी जाती है कि मतलब वो फ्रेंडली होते हैं लोग, क्योंकि उनके कल्चर में फ्रेंडशिप की एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो उनको बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं। लाइकवाइज जो जर्मन्स हैं इनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा मशहूर है। फिर इसी तरह से जो इंडोनेशियंस या मलेशियंस हैं वो क्या करते हैं, वो जो आपकी कंपनी है, आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, आपके जो फैमिली के अलावा जो मतलब आपके दोस्त होते हैं, आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में आपके कोलीग्स होते हैं, आपके जो क्लासमेट्स होते हैं, उनको भी आपकी एक एक्सटेंडेड फैमिली कंसिडर करते हैं। मतलब जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपकी कंपनी है, दे कंसिडर एज एन एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ देम। ये भी मतलब ये उनके कल्चर का हिस्सा है कि वो उन्हें भी बहुत ज़्यादा अपनाइयत के साथ मिलते हैं, उनके साथ डील बहुत अच्छी तरह से करते हैं। यहाँ पे फिर हम अगर इसको सम अप करना चाहें तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्ल्ड व्यू में हम लिख सकते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड व्यू है वो अगर रेगुलेट किया जाए विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनिंग इट, और जब तक वो आपको आपके क्वेश्चंस का रीज़नेबल आंसर देता है इट इज़ गुड। जब फिर आपके क्वेश्चंस का वो रीज़नेबल आंसर नहीं दे रहा, आप उसे चेंज करें, आप उसे रेगुलेट करें अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग वर्ल्ड।
तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। फिर इसके बाद अगर कहीं ये आपके लिए केज ऑफ थॉट बन रहा है तो आपको इससे छुटकारा नहीं पाना, उस केज ऑफ थॉट को जस्ट तोड़ें, उसको फ्लेक्सिबल बनाएं, बजाय इसके कि आप उसे रिजिड रखें और अपने आप को एक ऑर्थोडॉक्स पर्सनैलिटी के तौर पर सामने लेके आएँ। सो आप उसे चेंज करें, आप उसे क्वेश्चन करें, आप दूसरे वर्ल्ड व्यूज़ को, दूसरे लोगों से मिलें, उनके कल्चर्स को देखें, उनके विजडम को परखें, उनके कल्चरल विजडम को देखें, उनके वर्ल्ड व्यूज़ को लें, फिर उसमें से एक्सट्रैक्शंस करें, फिर उसमें से जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको लगता है कि आपके लिए, आपकी सोसाइटी के लिए सूटेबल है, आपको आपकी सोसाइटी में रहने के लिए ज़्यादा अच्छी तरह से आपका मददगार बन सकता है, आप उस वर्ल्ड व्यू को अपनाएं, उस नुक्ता नज़र को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, उस लेंस के हिसाब से आप दूसरे लोगों को देखें, अपने अंदर रोशन ख्याली का जज्बा लेके आएँ, दूसरों को एक्सेप्ट करें, दूसरों की खूबियों को अपने अंदर भी लाने की कोशिश करें, तो फिर आपका वर्ल्ड व्यू आपके लिए कैसे बुरा हो सकता है? इट इज़ देन वेरी 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 गुड फॉर यू। सो कंक्लूजन यहाँ पे क्या है कि अपनी जो एक केज ऑफ थॉट है उसकी रिस्ट्रेंट से बाहर निकलें, दूसरों के कल्चरल विजडम को और दूसरों के वर्ल्ड व्यूज़ को लें, देखें, परखें, उनमें से एक्सट्रैक्शंस करें, उनको अपने वर्ल्ड व्यू का हिस्सा बनाएं एंड लिव योर लाइफ हैप्पीली एंड बी कंटेंटेड। थैंक। तो फिर क्रक्स कंक्लूजन ये है कि जी खुद डड्डू ही नहीं बने रहना, कि वो मेंढक होता है ना कुएं का, वो कुएं के गिर चक्कर लगाता है अंदर से और वो गोल उसे नज़र आता है तो वो समझता है कि शायद यही पूरी दुनिया है, मतलब बाहर की दुनिया का उसे पता ही नहीं होता और वो अपने कुएं को ही पूरी कुल कायनात अपनी समझ रहा होता है। तो वो चीज़ नहीं करनी, अपने वर्ल्ड व्यू को, केज ऑफ थॉट को ही सारा कुछ, सारी दुनिया नहीं समझ लेना, या कुल सारा कुल नहीं समझ लेना, बल्कि ये तो हमेशा एक जुज़ होता है। सो बाहर निकलें, कुएं से बाहर निकलें, अपनी सोच को उस पिंजरे से आज़ाद करें और बाकी दुनिया को देखें, उसके पर्सपेक्टिव्स को देखें, उसके मुताबिक अपना एक स्पेशल लेंस तैयार करें। सो मैसेज ऑफ द डे इज़ कि आप अपना स्पेशल लेंस तैयार करें विद द हेल्प ऑफ लेंसेज ऑफ अदर्स, तो आपका वर्ल्ड व्यू आपके लिए बहुत अच्छा है एंड योर कल्चरल विजडम टॉपिक इज़ नाउ कंप्लीट। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ like and share this video and subscribe to my channel and stay connected. Thank you.